ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। आज का हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज यूनिट 7 एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, काफी इजी है ये चैप्टर। इसमें इतने कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है। इसके अंदर ना आप नोट कर लेना, आप लोगों का जो बुक है, आप लोगों की पीडीएफ जो हमने अपलोड किया, जो यूनिवर्सिटी की साइड से आई है, उसके अंदर कुछ उन्होंने आपको केस स्टडीज दे रखी हैं, और वो केस स्टडीज मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी हैं इन इजी लैंग्वेज। यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, तो ये केस स्टडीज में भी आपको 2 मार्क्स में, या फिर आपको सिर्फ इनके डेफिनेशन या 10 मार्क्स में आपको आ सकते हैं कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ केस स्टडीज वर देयर। तो इनका नेम के साथ वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे मैम पहले केस स्टडी का मतलब क्या होता है? केस स्टडी एक तरह का आपको नोट डाला गया है। नोट केस स्टडी मतलब किसी इंसिडेंट के थ्रू होना, या किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना। कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कोई इवेंट हुआ था, या कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कोई इंसिडेंट हुआ था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर डाल देते हैं। उस एक नोट को, उसको नाम दे देते हैं केस स्टडी। किस प्रॉब्लम के गो थ्रू आपने होना है। जैसे एक टॉपिक ले लिया, लेट्स सपोज 1947 के अंदर जो हुआ था ना, जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, उस टाइम पे वॉट एवर जो भी कुछ हुआ था, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, अगर उनके ऊपर एक केस स्टडी डाल दी जाए, केस स्टडी ऑफ 1947, तो उसके बारे में जो मोटी मोटी चीजें होंगी, जो मेन मेन चीजें, वो हाईलाइट करके वो पॉइंट्स उसके अंदर डाल देंगे, तो वो हो जाता है केस स्टडी। ठीक है, इंसिडेंट्स को। तो अब हमारे पास है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम उतने टाइम से, हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर के अंदर, हम सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या है। तो हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। वी नो दैट एयर पॉल्यूशन होता क्या है। अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, अगर हमें अपने सिंपल वर्ड्स में हमें पॉल्यूशन को डिफाइन करना हो, तो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऐसे ही होता है। हार्मफुल जो हमारे पास सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, इसके, उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज एयर पॉल्यूशन। 1 सेकेंड। हाँ जी, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग बोलते हैं ना कि पॉल्यूशन हो गया है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। जब हवा, आप लोग देखते हो ना, हवा के अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही होती है, बहुत हमें लगता है कि ये अनक्लियर है, इसके अंदर प्योरिटी नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का। हार्मफुल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस उसके अंदर मिल जाते हैं हवा के अंदर, ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जिसका हमारी हेल्थ के ऊपर हार्मफुल नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज दी, हमारे पास क्या है, दिस इज एयर पॉल्यूशन। सो दैट कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। हमारे ऊपर भी हो सकता है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी हो सकता है, क्लाइमेट के ऊपर भी हो सकता है। सो ये इन इन सब्सटेंसेस को बोलते क्या है? ये होते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब ये गैसेस की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड्स की फॉर्म पे भी हो सकता है, पार्टिकुलेट्स के हो सकते हैं। दे कैन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और द ह्यूमन एक्टिविटीज। हाँ जी, नेचुरल सोर्स की तरफ से भी हो सकते हैं ये पॉल्यूशन, या ह्यूमन एक्टिविटीज हमारी वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है? इट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास आपको यहाँ पे इन्होंने टर्म दी है, डोनारा स्मॉग। ठीक है, आपकी बुकलेट के अंदर, बुक जो है आपकी, उसके अंदर है डोनारा स्मॉग 1948। ये देखो, ये क्या था? ये अब उस टाइम की बात हुई है। डोनारा स्मॉग जो थी, ये किस चीज को नाम दिया गया था? लेट सपोज आने वाले टाइम में कोविड 19 जो है वो बुक्स में लिखा जाए। कोविड 19 हुआ था, कोविड 19 क्या था, कब हुआ, कब आया था, क्या हुआ था इसके अंदर? तो हो सकता है कोविड 19 2020। अब ये डोनारा स्मॉग जो हुई थी 1948 में हुई थी, ये था क्या? इट वॉज अ सेवियर एयर पॉल्यूशन इवेंट ना।
वो कहते हैं कि बहुत मतलब बहुत गंभीर, बहुत सीरियस लेवल का एयर पोल्यूशन हुआ था, दैट अकर्ड इन द टाउन ऑफ डोनारा, डोनारा में हुआ था ये, यूनाइटेड स्टेट में। इट वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूशन डिसास्टर इन यूएस की हिस्ट्री में। यूएस की हिस्ट्री में ये एक तरह का पढ़ा गया है कि उस 1948 में बहुत बड़े लेवल पे एयर पोल्यूशन जो था प्रेजेंट हुआ था, उसको नाम दिया गया था डोनारा स्मॉग। ठीक है। तो अब एक और होती है हमारे पास इंडस्ट्रियल स्मॉग। क्या होती है इंडस्ट्रियल स्मॉग? ऑल्सो नोन एज ग्रे स्मॉग। ग्रे स्मॉग भी बोल देते हैं, लंडन टाइप स्मॉग भी बोल देते हैं इसको। लेकिन उन्होंने इसे बोला क्यों गया है? इट इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन दैट रिजल्ट्स प्राइमरली फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इंडस्ट्री के अंदर जितने भी काम होते हैं, प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं, ठीक है, तो वहां पे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से जो पॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्मॉग। एक तरह की ग्रे स्मॉग होती है ना, थोड़ी ग्रे सी स्मॉग हो जाती है थोड़ी, मतलब पॉल्यूशन ऐसा दिखाई देता होता है ग्रे सा। आप इंडस्ट्रियल्स में देख लो, इंडस्ट्रीज में देखो, जब भी वहां पे कोई प्रोसेस होते हैं, जब वहां का जो गैसेस इमिट होती हैं तो उनका कलर कुछ ऐसा होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड, मतलब इसमें अब क्या क्या कौन सी हार्मफुल गैसेस होती हैं? सल्फर ऑक्साइड, डी ऑक्साइड हो सकती है, पर्टिकुलेट मैटर हो सकता है, बाकी पॉल्यूट्स हो सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं दैट इंटरेक्ट विद द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ डेंस ऑफन डार्क कलर स्मॉग। मतलब ये कैसी स्मॉग होती है? एक इस तरह की स्मॉग होना जिसके अंदर कुछ गैसेस भी होती हैं, कुछ ऐसे मतलब कुछ गैसेस कुछ ऐसे पर्टिकुलर होते हैं जो कि मॉइस्चर के साथ मिल जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में होता है, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर के अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है उसके साथ मिलके वो एक बहुत ही डेंस टाइप की, मतलब बहुत जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे फॉग हो जाती है ना, बहुत डेंस डेंसिटी वाली फॉग आती है। सो सिमिलरली वैसी एक फॉर्म बन जाना, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्मॉग। डार्क कलर होता है इसका, ठीक है, दैट्स वाई इसको ग्रे स्मॉग भी बोला जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉस एंजल्स टाइप स्मॉग। अब ये कैसी है? इसके अंदर ओजोन होती है, बाकी अदर हार्मफुल कंपाउंड्स हो जाते हैं दैट रिजल्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन सनलाइट एंड दी पॉल्यूटेंट्स। इसको बोल देते हैं फोटोकेमिकल, दैट्स वाई इसको बोला गया फोटोकेमिकल, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके बीच में होता है? सनलाइट और पॉल्यूटेंट्स, जो सूरज की धूप होती है उसके बीच में, पॉल्यूटेंट्स के बीच में जो रिएक्शन होते हैं, दैट्स वाई इसको फोटोकेमिकल बोला गया है। इंडस्ट्रियल स्मॉग के अंदर विच इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फोटोकेमिकल इट इज largely driven by the photochemical reactions involved in the सनलाइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इंडस्ट्रियल स्मॉग इस वजह से होती है क्योंकि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ और पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो मॉइस्चर के साथ मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत डेंस फॉग बनती है। जबकि फोटोकेमिकल जो होती है वो क्या होती है? सनलाइट, सनलाइट के अंदर, और सनलाइट में और पॉल्यूटेंट्स के बीच में, ठीक है, उनके अंदर जो होता है आप एक केमिकल्स का रिएक्शन, वहां से बनती है फोटोकेमिकल पॉल्यूशन। मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? दे आर substances in the atmosphere that can cause harm to the human health। ऐसे मेजर बहुत बड़े लेवल के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, जो अवेलेबल होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उनका हमारी हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बड़े लेवल का एक हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। इनको एक तरह का प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है, मतलब मेजर जो मेन चीज होती है, which are emitted directly from sources, secondary pollutants which form in the atmosphere through chemical reactions। ठीक है, मतलब ये मेजर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, ये अब इनका सोर्स कुछ भी, काफी चीजें हो सकती हैं, काफी रीजंस हो सकते हैं इसके होने के। अब कौन कौन से मेजर जो हैं पॉल्यूटेंट्स माने जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये बनती कैसे है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती क्या है? कलरलेस। वैसे तो हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं, हवा है, जैसे हवा है हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हवा है, सिमिलरली जितनी भी गैसेस होती हैं वो उनका कोई कलर नहीं होता, उनका कोई कलर नहीं होता, उनकी कोई स्मेल नहीं होती, इसलिए बोला गया है कलरलेस odorless गैस प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट combustion ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। ठीक है,
जब कुछ कार्बन कंटेनिंग जो फ्यूल्स होती है उनको प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से ये गैस प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से आती है? व्हीकल का एग्जॉस्ट, व्हीकल्स चलते हैं उनसे जो गैसेस एमिट होती हैं। रेजिडेंशियल हीटिंग एंड कुकिंग, हम लोग जो कई बारी घरों में आग जलाई जाती है या कुकिंग जब होती है तब भी बहुत सारी ऐसी गैसेस एमिट होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जहाँ पे पेपर जैसे ये मिल्स हैं बहुत बड़े लेवल की जहाँ पे बिजनेस चलते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेसेस की वजह से भी ये सब हो सकता है। तो ये हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक बहुत मेजर पॉल्यूटेंट है। नाइट्रोजन ऑक्साइड डी ऑक्साइड कौन सी है? रेडिश ब्राउन गैस दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग दोज इन व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स ना। तो ये एक रेडिश ब्राउन की गैस होती है, इस एक तरह की है ना, जो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन प्रोसेस, ये भी कंबशन की वजह से ही होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? वही व्हीकल्स या फिर पावर प्लांट्स, उनके अंदर से जो गैसेस एमिट होती हैं, ये इसके अंदर भी सेम वही आया, व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से होती है, पावर प्लांट्स की वजह से होती है। तो ये बस आपको याद रखनी कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है और उनके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से वो इमर्ज हो रही है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं? एक एक तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं दैट इजीली बिकम वेपर्स और गैसेस। ऐसे केमिकल्स जो इजीली गैसेस बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है। इनकी वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो इमर्ज हो जाती है। अब इसके सॉल्यूशन, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? सॉल्वेंट यूज हो सकता है, सॉल्वेंट यूजेस मतलब सॉल्वेंट को यूज करना, कौन सी सॉल्वेंट? पेंट यूज करना, प्रोडक्ट्स को क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनकी वजह से ये हो सकता है। व्हीकल की इमिशन तो है ही है, व्हीकल इमिशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ये तो है ही है, इनकी तो प्रॉब्लम है ही है, ये तो मेन है, इनकी वजह से पॉल्यूशन हो ही रहा है। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो कैसे बनती है? ये भी एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट माना जाता है। ऐसी पॉल्यूटेंट है विच फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद सनलाइट, ठीक है। जब ये हमने ऊपर पढ़ी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जब ये सनलाइट सूरज की रोशनी के साथ मिलकर रिएक्शन इनकी तरफ से होता है कोई, तब उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ग्राउंड लेवल ओजोन जो है, जो ये बन जाती है। व्हीकल इमिशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, गैसोलाइन वेपर्स, ठीक है। सो दीज आर दी सोर्सेज फॉर दिस। सल्फर ऑक्साइड भी हो सकती है मेजर जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब ये कि एक तरह की ऐसी ओडोर होती है बाय जो कब इमर्ज होती है? बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स जो है वो जब उनको बर्न किया जाता है तब उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उससे इमर्ज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? कोल एंड ऑयल कम्बशन हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो सकती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जब मेल्ट किया, जब मेटल जो होती है उसको मेल्ट किया जाता है, पावर प्लांट्स हो सकते हैं। तो ये सारे आपके उन्होंने कुछ ऐसे मेजर पॉल्यूटेंट्स बता दिए, मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो अक्कर होता है, पॉल्यूशन होता है। एनवायरनमेंट में ऐसी ऐसी गैसेस जो है वो मतलब इमर्ज होती हैं जिनका हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब देखते हैं इनका क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। देखो, पर्टिकुलर मैटर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। पर्टिकुलर मैटर क्या, पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पीएम इसको बोलते हैं, पर्टिकुलेट मैटर। इट रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स इन द एयर दैट कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ व्हेन इनहेल्ड ना। ऐसे मतलब वो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं एयर के अंदर जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलेट मैटर। सो दीज वेरी इन साइज, मतलब साइज में ऐसा नहीं है कि सारे इक्वल साइज के, बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर तो ये रेस्पिरेटरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब इनका क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपको ये समझना है। अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर? हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, रेस्पिरेटरी हेल्थ सबसे पहले तो, जो हमें मतलब सांस लेते टाइम जब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बोल देते हैं। इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इनकी वजह से इट कैन इरिटेट इन एयरवेज, इरिटेट द एयरवेज, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, कफिंग, वीजिंग होता है ना जब हमें ऐसी
सांस के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, इरिटेशन होती है, कईयों से सांस प्रॉपर ली नहीं जाती, कईयों को प्रॉब्लम आती है, कई लोग जब सांस लेते हैं कभी सांस फूलना, कभी कैसे होना, कभी खांसी आना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमारे ऊपर इन गैसेस का इम्पैक्ट होता है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू, अगर बहुत लंबे टाइम तक इनका मतलब प्रेजेंस रहे ऐसे पर्टिकुलेट मैटर्स की हमारी हवा के अंदर, तो इसका हमारे ऊपर बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीजेज जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, ठीक है, एम्फाइजिमा हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकिटिस हो सकता है। तो ये सारी जो होती हैं डिसीजेस हो जाती हैं, मतलब डिसीजेस का रीजन बनता है। रिड्यूस्ड लंग फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, लंग फंक्शंस हो सकते हैं, मतलब आपका हमारा जो लंग होता है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, और इसकी वजह से हमारी रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज हो सकती हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज जो हमारे हार्ट के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है इसको कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज बोल देते हैं। इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज हो सकता है। अगर हम बात करें, इट इज लिंक्ड टू हायर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन, मतलब डायरेक्ट दिल के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका उनके ऊपर बहुत इनका सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो हमारे कॉग्निटिव, हमारे दिमाग के साथ हमारी मेंटल जो कैपेसिटी होती है उसके साथ रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बोल देते हैं न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इट इज लिंक्ड टू कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेंटली मतलब होता है ना कई बार बंदा इतना शार्प नहीं हो पाता, हमारी इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव जो स्किल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। न्यूरो डीजनरेटिव जो डिसीजेज होती हैं लाइक एल्जाइमर्स, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एयर पोल्यूशन और मटीरियोलॉजी क्या होता है, दे आर इंट्रिकेटली लिंक्ड, वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब जैसे हम बात करें जो मटीरियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, वो डिस्पर्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूवल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, इसके अंदर मतलब काफी बहुत बड़ा रोल इनका होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ वेदर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इंटरेक्ट विद एयर पॉल्यूशन, इट इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग एयर क्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। तो ये दोनों उन्होंने सिंपल, आपके पास एक टर्म आई है आप चैप्टर के अंदर कि एयर पॉल्यूशन मटीरियोलॉजिकल क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी इंटरकनेक्टेड है। अब हमारे पास है एयर पॉल्यूशन प्रेडिक्शन और कंट्रोल मेजर्स क्या है। एयर पॉल्यूशन हो सकता है या आने वाले टाइम में कैसा होगा, किस टाइप का पॉल्यूशन हो सकता है, उसको हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। पहले से इन चीजों के बारे में प्रिडिक्शन लगाना, पहले से इन चीजों का अनुमान लगाना, जैसे होते हैं ना ये ज्योतिषी नहीं बता देते आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसे हो सकता है, वो एक तरह की प्रिडिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन की प्रेडिक्शन लगाना और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। सो प्रेडिक्टिंग एयर पोल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर, दे आर essential फॉर मैनेजिंग द एयर क्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ ना। तो इसको कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। अब लेट्स सपोज एयर पोल्यूशन की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, एयर क्वालिटी मॉडलिंग के साथ। मॉडलिंग मतलब कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको फॉलो करके इनकी प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है, डिस्पर्शन मॉडल्स जो बोल देते हैं, दीज मॉडल्स मैम फोकस। हाँ जी, मतलब क्या है प्रिडिक्शन मीनिंग मैम? प्रेडिक्शन मैंने अभी भी आपको बताया, किसी भी जब कोई चीज आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके बारे में एक तरह का एस्टिमेट लगाना, उसको बोलते हैं ना प्रिडिक्शन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल नहीं दी, ये जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, आपको बताते नहीं आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा हो सकता है, इस साल में आपके ये होगा वो होगा, ऐसे से ऑनलाइन आजकल बड़े ट्यूटोरियल चल रहे हैं, पंडित जो होते हैं वो बताते हैं, वो प्रिडिक्शन ही होती है। आने वाले टाइम में ऐसे होगा, आपकी शादी इतने टाइम में होगी, ऐसे होगा, आपको ऐसे नहीं करना, वो प्रिडिक्शंस होती हैं एक तरह के। सो सिमिलरली ओके। साइंस के अंदर मतलब आने वाले टाइम में इन फ्यूचर इन द कमिंग डेज क्या हो सकता है, तो वो होती है प्रिडिक्शन। तो उन्होंने बोला है प्रोडिक्शन की, पोल्यूशन की प्रिडिक्शन कैसे लगाई जा सकती है, और उसके उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, अलग अलग तरीके। इन्होंने बोला एयर पॉल्यूशन प्रिडिक्शन, एयर की जो पॉल्यूशन है उसकी प्रिडिक्शन कैसे लगाते हैं, एयर क्वालिटी मॉडलिंग, एयर की क्वालिटी की जो मॉडलिंग है, मतलब मॉडल्स के थ्रू इन सब चीजें, डिस्पर्शन मॉडल्स,
These models focus on how pollutants disperse from their sources, वो अपने sources से कैसे निकलते हैं, taking into account factor like wind की speed कैसी है, atmospheric stability कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है। अब हम लोग नहीं, आप ये देखो, अब मौसम सुबह से अगर हम बात करें, कई बार हम लोग भी तो प्रेडिक्शन लगाते हैं कि आज मौसम मॉर्निंग से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। हम लोगों को ना पहले पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है, तो हम लोग स्टेबिलिटी, जो जैसा माहौल चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गेस कर लेते हैं ना, अब बारिश होगी थोड़े दिनों में, ऐसे लग रहा है देख के बारिश होगी। तो ये मॉडल्स आपको हेल्प करते हैं इन चीजों की प्रिडिक्शन करने में, कि ऐसा ये विंड की स्पीड ऐसे बता रही है, हवा जैसे चल रही है, जोरों से हवा चलेगी तो उससे क्या होगा, हल्की हल्की हवा चल रही तो क्या होगा, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा तो क्या होगा। तो ये एक तरह की प्रिडिक्शन लगाना एयर पोल्यूशन की। तो ये डिस्पर्शन मॉडल्स होते हैं, यहाँ से देख के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ये बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा पॉल्यूशन हो सकता है, किस टाइप का पॉल्यूशन होगा, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सो मटीरियोलॉजिकल डेटा इंटीग्रेटेशन, इस वजह से वेदर फोरकास्टिंग, बच्चे बच्चे के पास फोन है आजकल के टाइम में, हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग, हम लोग बोलते हैं ना, कई लोग देखते हैं, हम लोगों को हैबिट होती है कई बार वेदर, मुझे भी डेली की नहीं है बट मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है मेरे फोन में। कई बार अब जब मैं घर से कई बार मॉर्निंग जब उठी होती हूँ, जब मैं रेडी हो रही होती हूँ ना, नोटिफिकेशन आ जाती है कि कमिंग 2 आवर्स के अंदर बारिश होने वाली है, एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड टू रेन, हैवी रेन इन द कमिंग इन द नियरली 2 आवर्स ना। तो मुझे वहां से पता चल जाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग भी एक तरह की प्रिडिक्शन ही होती है। हम लोग कई बार बोलते थे इस दिन में, इस वीक के इस डे में तो बहुत हैवी रेन बताई गई है, फिर हम लोग बोलते हैं कि उस दिन हम आउटसाइड नहीं जाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएंगे, ठीक है, आज धूप रहेगी, आज ऐसा होगा, ये भी एक तरह की प्रेडिक्शन होती है। सो इंटीग्रेटिंग meteorological forecast with air quality models ना, it helps predict how weather conditions will affect pollutant dispersion. For example, forecast can indicate when temperature inversions or high pressure system might lead to higher pollution levels ना। तो ये बता सकता है कि कैसा, मतलब किस चीज के कांटेक्ट में आने से किस टाइप का जो है पॉल्यूशन हो सकता है। प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम्स को फॉलो करना, मॉडल्स को फॉलो करना, एआई को फॉलो करना, ये सारी चीजें हमें इन सब चीजों का एनालिसिस करने में हेल्प करती हैं। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग जो होती है एआई, एआई क्या होती है, किसी को पता है एआई क्या होती है, व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, सुना ना कभी, कभी कभी आप लोगों ने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस तो होगी लेकिन आर्टिफिशियल, नेचुरल, हम लोगों के पास अपना दिमाग है, वो हमारे पास हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, हमें भगवान ने दिमाग दिया है, हम अपने तरीके से सोच सकते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, मतलब बनाई गई, डुप्लीकेट इंटेलिजेंस, जैसे रोबोट्स, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होती है रोबोट्स, एआई की सबसे बड़ी एग्जांपल है रोबोट्स। रोबोट्स के पास दिमाग होता है, पहले होता था, सबसे पहले बोलते होते थे उसको, कि जो फ्यूचर बताता है उसको रोबोट्स बोलते हैं, क्योंकि रोबोट्स के अंदर भी सॉफ्टवेयर डाले होते हैं जिन्होंने बनाया है रोबोट्स को। तो ये एआई होती है, मशीन लर्निंग, वो बता सकते हैं, वो प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा, पुराने डाटा को, ये जितने भी बड़े लेवल के ऊपर चीजें होती हैं ना, इनके पास सारी टाइप का डाटा होता है, बीते सालों में क्या हुआ था, करंटली क्या हुआ था, उसके बिहाफ पे ये लोग प्रेडिक्शंस बनाते हैं कि अगर उस टाइम पे ऐसा था, फिर उसका रिजल्ट ये निकला था, तो अब आने वाले टाइम में कैसा रिजल्ट हो सकता है। तो ये सारा मशीन लर्निंग होता है, ये ऐसे एल्गोरिदम होते हैं, दे कैन एनालाइज हिस्टोरिकल डाटा, मटीरियोलॉजिकल कंडीशंस, पॉल्यूशन सोर्सेज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर एयर क्वालिटी ट्रेंड्स। आने वाले टाइम में एयर क्वालिटी के कैसे ट्रेंड्स हो सकते हैं, कौन से पोटेंशियल बहुत बड़े लेवल के कोई पॉल्यूशन इवेंट्स हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को फॉलो करके इट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट एयर पॉल्यूशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न्स एंड द करंट कंडीशंस। हिस्टोरिकल पैटर्न्स को फॉलो करके और करंटली कैसी कंडीशंस चल रही हैं। तो ये सारे आपके पास एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है।
अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ जी किस चीज के थ्रू पॉल्यूशन का एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि हाँ जी इस टाइम पे ऐसे हो सकता है, ऐसा पॉल्यूशन आ सकता है। अब इनको कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल मेजर्स फॉर द एयर पॉल्यूशन, रेगुलेटरी मेजर्स हमारे पास कैसे, रेगुलेटरी एमिशन स्टैंडर्ड्स। पहले तो एमिशन के कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएं। सेटिंग लिमिट्स ऑन emissions from industrial sources, vehicles, power plants to reduce the amount of pollutants released into the atmosphere। ऐसा होता है, स्टैंडर्ड्स किया जाए फॉलो कि हाँ जी। अब कई बार होता है ना, इंडस्ट्रीज के ऊपर लिमिट लगा दी जाए। अब हर इंडस्ट्री देखो अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग करती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन की जाती है कि हमारा बेनिफिट हो, हमारा बिजनेस बढ़े आगे। तो उनके ऊपर लिमिट्स लगाओ कि इतनी ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो जितनी प्रोडक्शन होगी उसके बिहाफ पे उतनी ही गैसेस एमिट होंगी, एक लिमिट के अंदर आएगा। व्हीकल्स, अब बोला नहीं जाता कितनी बार ये सारे नोटिस यहाँ लोगों को अवेयरनेस करवाई जाती है कि पर्सनल व्हीकल्स मत यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करो। मतलब हर छोटे छोटे काम के लिए पर्सनल व्हीकल मत यूज करो। लेट सपोज आपके घर में 5 मेंबर हैं, पांचों के पास अपनी अपनी पर्सनल कार है, सारे जने घर से निकलेंगे तो 5 कार्स निकलेंगी, तो 5 कार्स निकलेंगी तो पांचों कार्स के अकॉर्डिंग कितना पोल्यूशन होगा। लेट सपोज आप सब लोग एक ही कार में जा रहे हो तो एक कार के अकॉर्डिंग पोल्यूशन कम होगा। तो सिमिलरली ये चीजें बताई जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। क्या होता है, ज्यादातर लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफर करेंगे तो व्हीकल्स की जो लिमिट है वो कम हो जाएगी, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। तो वो कहते हैं सबसे पहले रेगुलेटरी मेजर्स, ऐसे मेजर्स लगाना, इन चीजों के ऊपर लिमिट लगाओ, इतनी लिमिट में ही होंगे। तो ये इससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, व्हीकल इमिशन कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल इमिशंस, एनकरेजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हो गया, अब तो इंडिया में भी हमारे पास भी चल रहे हैं। आप लोगों ने आजकल देखा भी होगा जनरली इलेक्ट्रिक जो ये एक्टिवा ऐसी हैं, स्कूटीज इलेक्ट्रिक हैं, उनकी नॉइस भी नहीं होती, आवाज भी नहीं होती उनकी, नॉइस पोल्यूशन भी कम होता है। अब वो जब वो फ्यूल कंज्यूम नहीं कर रहे तो गैस तो कहाँ से ही मिट होगी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जो हमने अभी बोली, एक्सपेंडिंग इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एंड डिक्रीज द ट्रैफिक रिलेटेड इमिशंस। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना अच्छा बना दो कि लोगों को ज्यादा फिर पर्सनल व्हीकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जरूरत पड़े इमरजेंसी के टाइम पे करो, लोगों को तो हमने देखा छोटे छोटे काम के लिए हर लोग, हर कोई अपना पर्सनल व्हीकल यूज कर रहा है। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जब इंक्रीज होंगे, इसकी दो प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैफिक भी बढ़ती है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, और जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन भी बढ़ता है। बिहेवियरल एंड लाइफ साइकिल चेंजेस, एनर्जी, बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल के चेंजेस अगर फॉलो किए जाएंगे, अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करें ना, तो हमारे छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो इसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर, बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, encouraging एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस एट होम एंड बिजनेसेस टू रिड्यूस ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन एंड एसोसिएटेड एमिशंस। घरों में भी, इंडस्ट्रीज में भी, बिजनेसेस में भी एनर्जी को बचाया जाए। ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, हर लोग वैसे टीवी के अंदर भी बताई जाती हैं, छोटे छोटे ना एड के थ्रू लोगों को समझाया जाता है, वो अलग बात है कि कोई समझता नहीं है। एनर्जी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ, लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचाते। डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़े लेवल के ऊपर कंज्यूम हो रही है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है लोगों को, लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। तो ये जनरल चीजें होनी चाहिए। रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अगर इंडस्ट्रीज में implementing practices to minimize industrial emissions like cleaner production technology, waste reduction strategies, मतलब वो भी इस तरीके से अपनी प्रोडक्शन करें कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर गैसेस एमिट ना हो, और जो उनका वेस्ट निकलता है वो उसको सही तरीके से डिस्पोज करें। ऐसा नहीं है कि वेस्ट कहीं पे भी फेंक दिया, तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट खराब होता है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है कई लोगों को अवेयरनेस है नहीं, कई लोगों को अवेयरनेस है भी है तो भी वो फॉलो नहीं करते। हेल्थ एडवाइजरीज,
providing information alerts to public about air quality levels and health precautions during the high pollution events। ये बड़ी जरूरी है, लोगों को अवेयर करवाया जाए, लोगों को एजुकेशन दी जाए कि अगर एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है, एयर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उनकी हेल्थ के ऊपर भी कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लोग नहीं समझते, ये आप लोगों को समझना चाहिए। छोटी छोटी हमारी छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत बड़े लेवल का एक चेंज ला सकती हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंगेजिंग कम्युनिटीज इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड encouraging लोकल एक्शंस टू रिड्यूस पोल्यूशन लाइक रिड्यूसिंग ओपन बर्निंग, यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। होता है ना घरों में, जनरली मोहल्लों में देख लो, लोगों के पास ये कूड़ा करकट हो गया, वो उसको खुले में ही आग लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसकी वजह से सराउंडिंग के जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उसको देखो ध्यान से, कहाँ पे उनको ये सब चीजें डिस्पोज करनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। एनवायरमेंटली प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करो, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट खराब ना हो। तो ये सब हमारे पास कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके हम ये चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ। मीटिंग इज गोइंग टू एंड, दोबारा ज्वाइन करो।